welcome back to our channel Pharmalix, your study partner. Today's topic is gonna be diuretics, medicinal chemistry. If you are visiting this channel for the first time, do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. And also you can scan this QR code for all the related videos and PDF. Let's get right into our topic, diuretics. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। डायूरेटिक की क्लासिफिकेशन वैसे तो हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं, पर फिर भी एक बार दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिनके एग्जांपल में आते हैं सीटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड एंड डाइक्लोरफेनामाइड। सेकंड है हमारे थायाजाइड्स। थायाजाइड में आते हैं क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड एंड साइक्लोथायाजाइड। थर्ड है हमारे लूप डायूरेटिक्स यानी कि फ्रुसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, एथाक्राइनिक एसिड। फोर्थ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यानी कि स्पाइरोनोलैक्टोन, टाइरेंटेरिन एंड अमीलोराइड। लास्ट हमारा कैटेगरी आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स यानी कि मैनिटोन। याद रहे जिस जिस ड्रग के पास हमारे स्टार साइन है उन सभी ड्रग की हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा है उनकी सिंथेसिस और फिर उसके बाद उनके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी कि सार को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज में सीटाजोलामाइड, थायाजाइड्स में हमारे क्लोरथायाजाइड, लूप डायूरेटिक्स में फ्रुसेमाइड, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में तो कोई नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट, डायूरेटिक्स क्या होते हैं ये आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको हूबहू कॉपी कर सकते हैं अपने एग्जाम में। डायूरेटिक्स आर द ड्रग विच प्रमोट आउटपुट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड बाय किडनी, यानी कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ाती हैं। और इस यूरिन में क्या क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इसके साथ में ही लॉस हो जाते हैं। ठीक है, दे आर वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एडिमा और इसके साथ साथ हाइपरटेंशन एंड मेनी मोर डिजीजेस, स्पेसिफिकली द वन रिलेटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, आप चाहें तो इस क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हैं, नहीं भी याद करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उस क्लासिफिकेशन में भी अगर आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हाई सीलिंग, मॉडरेट सीलिंग एंड लो सीलिंग। यानी कि एक जो हाई कैटेगरी होती है जो ज़्यादा काम करती है, मॉडरेट मतलब थोड़ी माइल्ड पे काम करती है, एंड लो मतलब बहुत ही कम चीज़ों के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, मतलब अगर कोई छोटा मोटा केसेस हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें आते हैं लो सीलिंग डायूरेटिक्स। इसके जो क्लासिफिकेशन और इसका जो बेटर एक्सप्लेनेशन है वो हम दूसरी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम डायरेक्ट यहाँ से अब अपने वन बाई वन एक एक ड्रग को लेंगे और उसकी मैकेनिज्म को हम समझेंगे बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हमने ये देख रहे हैं, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन क्या होते हैं आपको पता होगा, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी। बिल्कुल सही, ये हमारी फिल्टरेशन यूनिट होती हैं। यहाँ से ही जितने भी हमारे जो हम वाटर या फ्लूइड लेते हैं वो फिल्टर होकर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ये हमारा पीसीटी है। और अगर हम ड्रग की बात करें तो सबसे पहले अगर हम पीसीटी की बात करें तो पीसीटी के साइड पे कौन सी कैटेगरी काम करती है, तो यहाँ पे आपको पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर काम करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या करते हैं, ये आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होती है, यानी कि सीए एनहाइड्रेज एंजाइम, इसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर एक्सचेंज जो है सोडियम हाइड्रोजन यानी कि सोडियम प्रोटॉन जो एक्सचेंज है वो बंद हो जाता है। सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंज बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस होता है सोडियम का और बाइकार्बोनेट का। ठीक है, ये हो गया हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात। दूसरा है हमारे लूप डायूरेटिक्स, जो कि हमारे साइड 2 पे काम करते हैं। साइड 2 पे काम करते हैं तो इनके साइड 2 पे क्या करते हैं, साइड 2 यानी कि क्या है हमारा TAL, थिक असेंडिंग लिंब। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, दो केटायन और दो एनायन को ट्रांसपोर्टर के एक चैनल होती है जिसको ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिनका नाम होता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से फर्दर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सभी आयंस का लॉस होता है। ठीक है, साइड 3 पे हमारी थायाजाइड काम करती है और ये साइड का नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि ये भी कह सकते हैं अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करती है, ये सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर जो चैनल्स होते हैं इनको ये ब्लॉक कर देती हैं, जिससे फर्दर हमारे सोडियम और क्लोराइड का लॉस होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, यानी कि हमारी जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेक्ट होती हैं, ये क्योंकि पोटेशियम के लॉस को बचाते हैं इसलिए इनको पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेक्टिक्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जो सोडियम और पोटेशियम जो एक्सचेंज है इसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। इन सभी मैकेनिज्म को अगर आपको दोबारा से समझना है डिटेल वे में, तो उसके लिए हमने एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं और सभी मैकेनिज्म को वन बाय वन क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये मेडिसिनल की वीडियो है तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ डायरेटिक्स में सबसे पहला कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले वही देख लेते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इनहिबिट करती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को एट पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एट साइट 1। साइट 1 आपको डायग्राम में मेंशन है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। देखिए सोडियम यहाँ पे अलग है, बाइकार्बोनेट अलग है, यानी कि आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन एंड एसिड सिक्रीशन। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी समझिए कि ये हमारे एसिड बेस बैलेंस में भी बहुत काम आते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसमें भी ये बहुत काम आते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ H+ एंड डिक्रीज द एक्सचेंज ऑफ H+ विद Na, thus enhance the excretion of sodium and bicarbonate through urine। ठीक है, आई होप आपको इसका मैकेनिज्म क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको बहुत ही डीप में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के यूजेस की बात करेंगे। यूजेस की बात करें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज और यूज्ड एज डायूरेटिक, ऑल्सो यूज्ड इन ग्लाउकोमा। ठीक है, डायूरेटिक की तरह तो यूज होता ही है, साथ ही साथ ये ग्लाउकोमा में भी यूज होता है। क्यों यूज होता है, टू रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर बाय इनहिबिशन ऑफ एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन। ठीक है, एंड ऑल्सो एपिलेप्सी। ठीक है, ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं इसके कैटेगरी में, एसीटाजोलामाइड, मेटाजोलामाइड एंड डाइक्लोरफेनामाइड। अब हम इनके, क्योंकि हमने कहा था स्टार वाली ड्रग्स के हम स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और उनका सार यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले अपने एसीटाजोलामाइड को। एसीटाजोलामाइड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है। आपको 2N बनाने हैं, 2N बनाने हैं और दोनों से एक डबल बॉन्ड बनाना है और उस दोनों के डबल बॉन्ड को एक सल्फर से अटैच कर देना है और सल्फर के अटैच करते ही 2 हाथ निकाल देने हैं और एक हाथ पे आपको ऐड करना है एक सल्फामोइल ग्रुप यानी कि H2N और O2S। ठीक है, एक तरफ सल्फामोइल ग्रुप ऐड करेंगे और दूसरी तरफ एक एसिटामाइड ऐड करेंगे यानी NHCOCH3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके जो स्ट्रक्चर है उसको बना सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी है। अब इसका अगर नाम देखें तो देखिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट पोजीशन, ये हमारा सेकंड पोजीशन है, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ पोजीशन पे हमारा आ रहा है सल्फामोइल, तो यानी कि N5 सल्फामोइल 134 थायाडायाजोल 2 आइल। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, 2 आइल एसिटामाइड। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका नोमेनक्लेचर आप इसको याद कर सकते हैं। आपको इसको याद करने के लिए है 134 थायाडायाजोल आपको याद रखना है। जितने भी कैटेगरी इस कैटेगरी के ड्रग्स होंगी उसमें 134 थायाडायाजोल जरूर मेंशन होगा और उनके फिफ्थ पोजीशन पे सल्फामोइल ग्रुप लगे होंगे, यानी कि 5 पोजीशन पे क्या होगा, सल्फामोइल ग्रुप होगी। मैकेनिज्म एक्शन आपको बता चुके हैं, यूजेस आपके बता चुके हैं। सिंथेसिस की अब बात करेंगे। देखिए सिंथेसिस की बात करें तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है और एक लॉन्ग रन में है, जहां पे आपको नंबर ज़्यादा स्कोर करना हो आप उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है तो आप शॉर्ट वाला तरीका यूज़ करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आप लॉन्ग वाला तरीका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2NH2 और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रेट यानी कि .H2O। ठीक है, उसको रिएक्ट कराएंगे अमोनियम थायोसाइनेट से। अमोनियम थायोसाइनेट से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,2-bis थायोकार्बामोइल हाइड्राजीन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर बनने के बाद इसमें अगर हम फॉस्जीन गैस पास करा देते हैं तो ये फॉस्जीन गैस पास कराने से बन जाएगा 5 अमीनो यानी 5th पोजीशन पे अमीनो 2 मरकैप्टो 134 थायाडायाजोल, 2 मरकैप्टो 134 थायाडाइजोल। अब इसका अगर हम एसाइलेशन करा दें, इस पूरे कंपाउंड का एसाइलेशन करा के, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एसिटिल ग्रुप हमको जोड़ देना है। ठीक है, एसाइलेशन से क्या होगा, इस NH2 के आगे, ठीक है, इस NH2 को में 2 H है तो एक H को हटा के हम कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे, एक एसिटिल ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक है,
अब इन पूरे कंपाउंड को क्या कहेंगे हम, 2 एसिटिल अमाइनो 5 मरकैप्टो 134 थायाडायाजोल। अब इनका हमको एक्वस Cl2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा देंगे। अब ये ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होगा, इस SH के पास क्या है, इसका H निकलेगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, O2Cl2 जुड़ जाएगा। ठीक है, O2Cl2। अब इस स्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे, हमारे NH3 और एमाइडेशन करा देंगे, जिससे हमको एसीटाजोलामाइड पूरा मिल जाने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये प्रोसेस लंबा लगता है इन केस, तो आप ये पूरा प्रोसेस यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड डायरेक्ट आप यहाँ से उठा सकते हैं और इसको यहीं से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको शुरू करेंगे, 2 एसिटाइल 5 अमीनो मरकैप्टो 134 थायाडाइजोल, और इसका डायरेक्ट आप यहाँ से एक्वस Cl2, इसको अगर हम इतना प्रोसेस अगर स्किप करके इसको डायरेक्ट हम कह दें कि आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं, Cl2 और Cl2 के बाद NH3 एंड अमाइडेशन। अगर आप इसको इस तरीके से लिख के डायरेक्ट यहाँ पे एसीटाजोलामाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो ये भी एक तरीका है इसको करने का। ठीक है, तो यानी कि आपकी पूरी रिएक्शन इतने में ही सीमित हो जाती है और ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। दिस इज लाइक अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेथाजोलामाइड का स्ट्रक्चर पूरा सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड था इसको हटा दिया गया है, इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे कर दिया गया है, और क्योंकि यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो गई तो यहाँ पे मिथाइल को ऐड कर दिया गया है। क्योंकि ये मेथाजोलामाइड है तो मेथाजोलामाइड में N के पोजीशन पे क्या ऐड हो गया है, हमारा CH3 ऐड हो गया। जैसे कि यहाँ पे ऊपर हम देखें तो हमारे एसिटाजोलामाइड में यहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं था, और ये डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे क्या उसमें CH3 ग्रुप जोड़ दिया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे NHCOCH3 था और ये यहाँ पे N ग्रुप एक जुड़ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड होने की वजह से एक H हट जाएगा। ठीक है, बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस सब सेम रहेगा क्योंकि कैटेगरी इनकी सेम है। डाइक्लोरफेनामाइड की भी जो आप स्ट्रक्चर है आप यहाँ से देख सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सार पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ एसीटाजोलामाइड। हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, हमने इसकी सिंथेसिस डिस्कस कर ली, अब इनके हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर इसमें इंपॉर्टेंट हैं, क्या स्ट्रक्चर इसके लिए इफिशियंट होंगे, किस स्ट्रक्चर को ऐड करने पर इनकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और क्या कुछ प्रॉपर्टी किसी स्ट्रक्चर के चेन से घटेगी, ये हम सब नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमको पता है एसीटाजोलामाइड का, हमने देखा था स्ट्रक्चर कुछ अगर बना दे सिंपल तरीके से अगर देखें तो एक S को 2 नाइट्रोजन से हमको जोड़ना है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन जोड़ना है और दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगा के इनकी हाथ जो है, इनकी बाहें जो है फैला देनी है, और एक तरफ इनका क्या सल्फामोइल ग्रुप ऐड करना है। सल्फामोइल ग्रुप का मतलब क्या था, यानी कि यहाँ पे O2S था और S2N था। ठीक है, और एक तरफ क्या थे, हमारे अमाइड वाले ग्रुप थे, यानी कि NHCOCH3। ठीक है, ये ग्रुप था। ठीक है, अब अगर हम इस ग्रुप की बात करें, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे ओपन करके ये स्ट्रक्चर में बना दिया है। ठीक है, फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको समझना इजी रहेगा। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ सल्फामोइड मोइटी इज नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी। यानी कि जो सल्फामाइड जो प्रॉपर्टी है, जो मोइटी है, ये इंपॉर्टेंट है इसकी एक्टिविटी के लिए। यानी कि अगर इसको हम रिमूव कर दें तो इसकी डाईयूरेटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि यानी कि ये वाली जो ग्रुप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास N ग्रुप ऑफ सल्फोनामाइड रिमेन्स अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर इट्स एक्टिविटी। यानी कि जो सल्फोनामाइड का ये जो N वाला ग्रुप है, यानी कि अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं तो जो ये वाला ग्रुप है, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये क्या होगा, ये अनसब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो प्रॉपर्टी और इनकी जो एक्टिविटी है या तो वो डिक्रीज हो जाएगी या तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारा मिथाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड एट N, द एक्टिविटी रिमेन सेम। देखिए क्या है, अब इस N के पास क्योंकि H2 पहले से जुड़ा हुआ है, तो मैंने कि कोई भी अगर छोटा मोटा ग्रुप यानी कि बहुत ही बल्कि कंपाउंड ना लेकर के कोई स्मॉल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल हमारा CH3 है, अगर ये जुड़ जाता है तो एक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एक्टिविटी सेम रहने वाली। तो ये कुछ था हमारे स्ट्रक्चर एक्टिविटी से रिलेटेड इसमें जानकारी। यानी कि आपसे अगर सार पूछा जाता है हमारे एसीटाजोलामाइड का या डायरेक्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का पूछा जाता है तो आप ये 3 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है, थायजाइड्स हमने बताया था कौन से साइट पे काम करते हैं, ये भी आपको रिवाइज करना है। साइट कौन सी थी? अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, तो इस पे काम करते हैं। दीज आर द बेंजोथायाजाइड डेरिवेटिव। ये कैसे होते हैं? बेंजोथायाजाइड डेरिवेटिव होते हैं, बेंजोथायाडायाजीन डेरिवेटिव। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दे इनहिबिट सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट पंप at the distal convoluted tubule and enhance the excretion of sodium chloride, potassium and magnesium ions and reduce the excretion of calcium। अब यहाँ पे इन आयंस का एक्सक्रीशन क्यों होता है और कैल्शियम का एक्सक्रीशन क्यों कम होता है, ये जानने के लिए आपको सिंपल एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करना है और डायूरेटिक्स के जो पर्टिकुलर फार्माकोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो आपको अटेंड करने हैं, वहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। It also decreases the plasma volume, ECF, cardiac output and release of insulin। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिलीज ऑफ इंसुलिन पे भी इफेक्ट करता है। नॉट यूजफुल इन रीनल फेलियर कंडीशन, यानी कि रीनल फेलियर कंडीशन में ये बहुत यूजफुल नहीं होता। यूजेस की बात करें तो यूजेस मोर और लेस पूरे डायूरेटिक में सेम होने वाले हैं, यानी कि इट इज यूज्ड एज डायूरेटिक एजेंट एंड ट्रीट इन हाइपरटेंशन, एडिमा, डायबिटीज इंसिपिडस एंड हाइपोकैल्सियूरिया। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स इसमें काम आती हैं? क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड एंड साइक्लोथायाजाइड। आपके साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक प्रेजेंट है जो कि इसी वीडियो के पीडीएफ की लिंक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसी से आप अपने जो आपके जो सेमेस्टर्स एग्जाम होते हैं, सेशनल एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए आपको इस पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस लिंक को डायरेक्ट क्लिक करके और पीडीएफ पे पहुंच सकते हैं। मैकेनिज्म के लिए आपको सिंपल वही करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करना है और आपका पूरा मैकेनिज्म वहां पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें तो इनकी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इनके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। थायजाइड्स की बात करें तो थायजाइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि दो बेंजीन रिंग होती हैं। बेंजीन रिंग क्या, बेंजीन रिंग एक ही होती है, बट एक बेंजीन रिंग में क्या होता है, हमारा एक फर्स्ट जो पोजीशन होता है वहां पे हमारा सल्फर होता है, सेकंड पोजीशन पे हमारा अमीन ग्रुप होता है, थर्ड पोजीशन पे एक एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होता है, फोर्थ पोजीशन पे एक नाइट्रोजन, और आगे बढ़ेंगे 5 और 6 पे एक और एल्किल ग्रुप, 7th पोजीशन पे एक सल्फामोइल मोइटी एंड 8th पोजीशन पे हमको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी जो लोकेशन हो गई इसको हमने देख लिया। अब देखते हैं अलग अलग नाम के लिए R और R1 पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसको हम देख लेते हैं। अगर क्लोरथायाजाइड है तो पूरा स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, बस R वाले प्लेस पे हमारे हाइड्रोजन होगा और R1 वाले प्लेस पे हम क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्लूमेथायाजाइड का अगर हम बात करें तो R के प्लेस पे तो हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन R1 के प्लेस पे हमारा CF3 कौन सा एजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये आपको तब तक सोच लेना है, ये सोच के कमेंट कीजिए। फिलहाल हम इसका आंसर वीडियो के ही प्रोसेस में आपको दे देंगे। ठीक है, बेंजथायाजाइड की बात करें तो R के पोजीशन पे CS2S, CS2, C6H5 एंड R1 पोजीशन पे क्लोराइड लगा होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे SAR यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ थायाजाइड्स। ठीक है, थायजाइड्स की अगर बात करें तो थायजाइड डायूरेटिक आर वीकली एसिडिक कंपाउंड्स विद कॉमन बेंजोथायाडायाजीन 1,1 डाइऑक्साइड न्यूक्लियस। अगर इनके न्यूक्लियस की बात करेंगे तो बेंजोथायाडायाजीन न्यूक्लियस पाया जाता है। हाइड्रोजन एटम एट N2 यानी कि N2 पोजीशन पे अगर हम इनकी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हम बना लें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें छोटे में बनाने के तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके का बनने वाला है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस स्ट्रक्चर को हम आगे डिस्कस करें तो सेकंड पोजीशन द हाइड्रोजन एटम एट N2 यानी कि N2 पे अगर हम N2 बात करें तो ये हमारा हो गया N2 यानी कि ये पोजीशन, इस पे जो ये हाइड्रोजन है ये क्या है, दिस इज मोस्ट एसिडिक। और एसिडिक क्यों है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ नेबरिंग सल्फोन ग्रुप, यानी कि इसके पड़ोस में जो सल्फोन ग्रुप है ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, एनहेंस होगा। ठीक है, और पोजीशन 2 पे, पोजीशन 2 कैन टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एल्किल ग्रुप्स सच एज मिथाइल, एल्काइल। और एल्काइल सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे ऑन सेकेंड एंड पोजीशन पे ऑल्सो डिक्रीजेस द पोलैरिटी। देखिए अब यहां पे एक बात की गई है कि सेकेंड पोजीशन पे कुछ स्मॉल एल्किल ग्रुप्स यानी कि कुछ स्मॉल
या फिर लेस बल्की कंपाउंड्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल हो गया, एल्काइल हो गया, और क्योंकि इनको हम ऐड करेंगे तो ये एक चीज और फेवर करेंगे, ये इसकी क्या करेंगे, इस कंपाउंड की पोलैरिटी को डिक्रीज करेंगे। और आपको पता है अगर किसी चीज की पोलैरिटी डिक्रीज होती है तो हमारे बॉडी के अंदर उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही बात लिखी है कि पोजीशन ऑल्सो डिक्रीजेस द पोलैरिटी एंड इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ डाईयूरेटिक एक्शन। ठीक है, आई होप आपकी ये बात क्लियर होगी। थर्ड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन विद लिपोफिलिक ग्रुप एट पोजीशन 3। अब यहां पे हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर थर्ड पोजीशन पे कोई लिपोफिलिक ग्रुप अगर हम अटैच कर दें, मार्क्स इंक्रीज डायूरेटिक पोटेंसी, तो इसकी जो डायूरेटिक पोटेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बेटर व्यू मिल पाए। नेक्स्ट अगर बात करें कि लॉस ऑफ सी डबल बॉन्ड बिटवीन 3 एंड 4 पोजीशन, यानी कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है, यानी कि अगर आप देखें कौन सी जगह की बात हो रही है, इस जगह की बात हो रही है। ये था हमारा थर्ड और ये था हमारा फोर्थ, यानी कि थर्ड फोर्थ पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है अगर वो हट जाएगा, है ना, तो क्या होगा, लॉस ऑफ सी डबल बॉन्ड बिटवीन 3 एंड 4 पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस द डाईयूरेटिक पोटेंसी अप्रोक्सीमेटली 3 to 10 फोल्ड। यानी कि जब भी इस 3 और 4 पोजीशन से डबल बॉन्ड का लॉस होता है तो ये 3 to 4x, x का मतलब यहां पे है कि इतने टाइम्स इनका जो डाईयूरेटिक एक्शन है वो बढ़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ 4, 5, 8 पोजीशन विद एल्किल ग्रुप। 4, 5, 8 पोजीशन की अगर बात कर लें तो यहाँ पे इस पोजीशन को हम 5 कहेंगे, 6, 7 और 8। यानी कि अगर हम देखें कौन कौन से पोजीशन की बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है 4, 5 और 8, यानी कि दिस पोजीशन और दिस पोजीशन। 4, 5, 8 पोजीशन की अगर बात करें और इन पे अगर क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये क्या करेगा, ये इनकी जो डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी है इसको डिक्रीज करेगा, इसीलिए इसको रेड पेन से बना रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इनकी जो डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिक्रीज करने वाला है। एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज नेसेसरी एट पोजीशन 6 फॉर डायूरेटिक एक्टिविटी। देखिए पूरे में बात कर लो, 1, 2 की पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, आपको ये चीज याद रखनी है कि इस पूरे कंपाउंड में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होता है, ठीक है, वो चाहे हमारा 6th पोजीशन हो, वो चाहे हमारा ये ऑलरेडी अटैच सल्फोमोइल ग्रुप हो, ये क्या करेगा, ये चीज हमारे जो डाईयूरेटिक एक्शन है उसको क्या करेगा, एनहेंस करने वाला है, यानी कि बढ़ाने वाला है। तो आपको याद रखना है थायाजाइड्स में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात होगी तो वो वहां पे एक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे कि सल्फोनामाइड ग्रुप दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एट C7 प्रोवाइड एन एडिशनल पॉइंट ऑफ एसिडिटी। ठीक है, अब जो सल्फोनामाइड ग्रुप है यानी कि 7th पोजीशन पे अटैच जो सल्फोनामाइड ग्रुप है, इस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं जो कि 7th पोजीशन पे है। अगर बहुत अच्छे से देखें तो ये यहाँ पे ये हो गया हमारा सल्फोनामाइड ग्रुप। इस पोजीशन की बात की गई है कि यहाँ के लिए क्या पॉइंट है कि जो सल्फोनामाइड ग्रुप है जो कि C7 पे सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी वजह से एडिशनल एसिडिटी मिलती है। ठीक है, बट and provides an additional point of acidity in the molecule but is less acidic than the nitrogen and 2 proton। कहने का मतलब है भाई देखो भाई इसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी तो इंक्रीज होती है यानी कि मिलती है एसिडिटी, लेकिन ये जो एसिडिटी है, ये जो इस पोजीशन पे जो एसिडिटी है इससे क्या होगी, कम होगी, यानी कि इस पोजीशन का हमेशा क्या होगा, लार्ज होगा या फिर मोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when electron releasing group यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज मिथाइल, मिथॉक्सिल आर प्लेस्ड एट पोजीशन 6 द डायूरेटिक एक्टिविटी इज मार्केटली रिड्यूस्ड। बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया गया है ये पॉइंट। लास्ट पॉइंट है हमारा रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ सल्फोनामाइड ग्रुप फ्रॉम 7th पोजीशन यील्ड कंपाउंड विथ लिटिल और नो डायूरेटिक एक्टिविटी। सीधी सी बात है, देखिए सल्फामोइल ग्रुप चाहे इसमें हो चाहे एसीटाजोलामाइड में हो, अगर आप सल्फामोइल ग्रुप को आप निकाल देते हैं तो क्या होगा, पूरी की पूरी डायूरेटिक जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, यानी कि कोई भी डायूरेटिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे हम क्लोरथायाजाइड की मेन बात करने वाले हैं। क्लोरथायाजाइड का वो चीज सार जो था वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, ये हो गया है। यहाँ पे इसकी हम क्या पहले ही डिस्कस करेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो क्लोरथायाजाइड देखिए एक बेंजीन रिंग है, अब इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है एक सल्फोइल ग्रुप और इस ग्रुप के साथ हमारा NH ग्रुप है और एक दूसरा नाइट्रोजन भी अटैच्ड है।
ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे एक क्लोराइड ग्रुप अटैच्ड है एट विच पोजीशन, एट R1 पोजीशन, ठीक है। और 7th पोजीशन पे कौन अटैच्ड है, हमारा सल्फामोइल ग्रुप। तो बहुत आसान है, एक बेंजीन बनाना है आपको, उस बेंजीन से एक सल्फर को अटैच करना है, इनके दोनों हाथ बढ़ा के गोला लगा देना है और डबल बॉन्ड से NH को जोड़ के एक और नाइट्रोजन के साथ इनकी रिंग कंप्लीट कर देनी है। और R1 पोजीशन पे क्लोराइड, एक पोजीशन पे सल्फामोइल यानी SO2 H2N ये ऐड कर देना है। अब इसके साथ ही इसको हम नाम क्या देंगे, इसका नाम होगा 6 क्लोरो। देखिए 6th पोजीशन पे क्या था, क्लोरो 2H124 बेंजोथायाडायजीन। 7th पोजीशन पे सल्फोनामाइड 1,1 डाइऑक्साइड, यानी कि 1,1 यानी कि इसी पोजीशन पे 2 बार ऑक्साइड है तो 1,1 डाइऑक्साइड। आई होप आपको नाम क्लियर होगा, 2 बार लिखेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट सिंथेसिस की बात करेंगे। सिंथेसिस में देखिए बहुत ही इजी सिंथेसिस है, आप पूरा इसी तरीके से याद कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, 3 क्लोरो एनिलीन की बात करेंगे, यानी अगर हम इस क्लोरीन को हटा दें तो ये क्या था, एनिलीन, और इसके 1 2 3rd पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कह रहे हैं 3 क्लोरो एनिलीन। 3 क्लोरो एनिलीन पे क्लोरोसल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा 3 क्लोरो एनिलीन 4,6 डाई सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जहां पे एक तरफ SOCl और इधर भी SOCl, नीचे क्या हो जाएंगे क्लोराइड और एक तरफ NH2 हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अमीन ग्रुप से यानी अमीनो ग्रुप से अगर हम इसका रिएक्शन करा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जहां पे Cl थे इन दोनों Cl को ये रिप्लेस कर देंगे और Cl को रिप्लेस करके क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे 3 क्लोरोएनिलीन 4,6 डाई सल्फोनामाइड। ठीक है, जहां पे डाई सल्फोनिल क्लोराइड था वहां पे डाई सल्फोनामाइड बन जाएगा और फिर इसका हम फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे और इसको हीट कर देंगे। हीट करने के बाद जो कंपाउंड हमको मिलेगा वो होगा हमारा क्लोरथायाजाइड। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इसके स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, बाकी और कोई भी चीज आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाली है। देखिए क्लोराइड का पोजीशन सेम है, हमारा सल्फामोइल ग्रुप का पोजीशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था हमारे क्लोरथायाजाइड में वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बाकी स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्या आता है हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड, इसमें भी सेम है, बस जो यहाँ पे क्लोराइड का स्ट्रक्चर था वहां पे हमको CF3 देखने को मिलेगा। CF3 भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन हमने पूछा था ये उसका आंसर है, नीचे दिया गया है इसका। ये बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप इसको इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी सभी स्ट्रक्चर इसमें गिवन है, PDF आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लेके उसको पढ़ सकते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको लर्न कर सकते हैं। सबसे अमेजिंग टॉपिक है हमारा लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स की बात करें, दीज आर हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, हमने बताया था ये हमारे TAL में काम करते हैं, यानी कि थिक असेंडिंग लिंब में काम करते हैं। इनहिबिट करते हैं 2 केटायन 2 एनायन को ट्रांसपोर्टर, यानी कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इन थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दे ऑल्सो हैव सम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन प्रॉपर्टीज। बिल्कुल आपको पहले से बता दिया गया है, मैकेनिज्म के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पूरे मैकेनिज्म को डीप में समझना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। पढ़ें तो दे शो मैक्सिमम नाइट्रियूरेटिक इफेक्ट्स, यानी कि इनमें सोडियम का लॉस सबसे ज्यादा होता है। नाइट्रियूरेटिक का मतलब होता है लॉस ऑफ सोडियम। दे ऑल्सो कॉज एक्सक्रीशन ऑफ अदर आयंस लाइक क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयंस, improve the venous capacitance and reduce the filling of left ventricle। ठीक है, यूजेस मैंने बोला था मोर और लेस सबके सेम होंगे, तो एडिमा में यूज होंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होंगे, हाइपरटेंशन में यूज होंगे एंड बहुत सारी पॉइजनिंग में यूज होंगे। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन इसके साथ पूछेंगे कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा और इसको किसकी टॉक्सिसिटी में यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये दोनों आंसर देने हैं कमेंट में। ठीक है, लूप डायरेटिक्स का अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है, फ्रुसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ये कुछ फेमस एग्जांपल हैं जिसको आपको लर्न करना है। जा रहे हैं फ्रुसेमाइड का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक बेंजीन रिंग होती है जिसमें एक 5th पोजीशन पे क्या होगा, सल्फामोइल ग्रुप अटैच्ड होगा। 1st पोजीशन पे हमारा क्या होगा, हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जिसको हम एसिड भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होगा और 2nd पोजीशन पे हमको एक अमाइनो ग्रुप दिखेगी। ठीक है, तो कुल मिला के जो स्ट्रक्चर बनने वाला है आपका, अगर हम इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 और 6, तो इस हिसाब से देखें तो 4 क्लोरो 4th पोजीशन पे क्लोरो, एन फल्फ्यूरिल 5 सल्फामोइल यानी 5 सल्फामोइल एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका पूरा नॉमेनक्लेचर होने वाला है। कई बार पूछा गया है कि 4 क्लोरो एन फल्फ्यूरिल 5 सल्फामोइल एंथ्रानिलिक एसिड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रुसेमाइड। तो ये आप लर्न कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स
जीपैट एस्पिरेंट्स या जीपैट वाले मॉक टेस्ट या उनके एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है और इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सिंथेसिस की बात करें तो 2 फ्लोर डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड से और इनके साथ में 2 रिएक्शन हम कराते हैं। पहला है ClSO2OH के साथ और दूसरा इनका एमाइडेशन। ठीक है, तो इससे हमको एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम होगा 2 फ्लोर डाइक्लोरो 5 सल्फामोइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे 2 क्लोराइड थे और जो ये स्ट्रक्चर था हमारा बेंजोइक एसिड का, ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। बस इनके जो इस 5th पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा हमारा, ये सल्फामोइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, यही इसमें चेंजेस होने हैं। अब ये जुड़ने के बाद क्या होगा, फिर इसमें आगे रिएक्शन होगी फर्दर, एक फरफ्यूरलामीन की इनसे रिएक्शन होगी जिसके साथ इनका ये फ्रुसेमाइड का स्ट्रक्चर बन के आ जाने वाला है। तो इनसे आपको फ्रुसेमाइड मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट हम ब्यूमेटानाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। पूरी तरह से सेम स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ चेंजेस हैं जो कि आप यहाँ से देख के सीख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सार की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि सार ऑफ लूप डायरेटिक्स स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यानी आपको देखिए 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रक्चर, दूसरा उनकी सिंथेसिस और तीसरा सार। अगर ये 3 चीज़ों पे कमांड है आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी सारा फार्माकोलॉजी का पार्ट है। सो SAR का पहला पॉइंट है दे आर ईदर 5 डू सल्फामोइल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड और 5 सल्फामोइल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, ये नाम है, दोनों तरीकों से इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोमोइल ग्रुप एट C1 प्रोवाइड्स ऑप्टिमल डायूरेटिक एक्टिविटी। C1 की अगर बात करें तो C1 पोजीशन पे जो कार्बोमोइल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोमोइल ग्रुप का मतलब है ये वाला ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, ये लगा हुआ है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH। ठीक है, COOH, अगर COOH यहाँ ना लिख के हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा COOH। तो ये जो पोजीशन पे ये प्रेजेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायूरेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, द सब्स्टिट्यूशन एट एक्टिवेटिंग ग्रुप in position 4 by chloride alkoxy aniline benzyl and benzoyl group at 4th position increases the activity। आइए 4th पोजीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ। 4th पोजीशन पे क्लोराइड ऑलरेडी अटैच्ड है। कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे क्लोराइड या फिर एनिलीन या फिर कोई एल्काइल, कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पे हम जोड़ देते हैं तो इन ग्रुप के जुड़ने से इनकी जो एक्टिविटी है यानी इनका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनहेंस होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सल्फामोइल ग्रुप इन 5th पोजीशन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। देखिए ये पॉइंट तो सबके लिए क्या है, सार्वजनिक पॉइंट है। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, जो सब पे यूज हो सकता है। तो इसको मैं यहां से हाईलाइट कर देता हूं कि देखिए ये पॉइंट आप किसी भी सार में आप मेंशन कर सकते हैं। किसी भी सार का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ डायूरेटिक की अगर बात करें तो सल्फामोइल ग्रुप के बिना कोई भी काम नहीं होता है और इसका पोजीशन सब में फिक्स है, 5th पोजीशन है भाई, है ना। तो 5वें पोजीशन पे सल्फामोइल ग्रुप, यानी कि ये तो जरूरी है ही है। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी डायूरेटिक एक्टिविटी नहीं मिलने वाली है। वाइड रेंज, नेक्स्ट अगर बात करें, द वाइड रेंज ऑफ एल्किल ग्रुप, ये ऑफ है यहाँ पे, OF है। द वाइड रेंज ऑफ एल्किल ग्रुप कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एट 3rd अमाइनो ग्रुप of 5 sulfamoil 3 amino benzoic acid without modifying the optimal diuretic activity। कहने का मतलब है कि 3rd अमाइनो ग्रुप पे देखें, a molecule with weakly acidic group to direct the drug to kidney of an alkylating moiety to react with sulfhydryl group and lipophilic group seemed to provide the best combination of diuretic in class। कहने का मतलब है अगर वीकली एसिडिक ग्रुप है ना, जो कि हम डायरेक्ट, अब कोई भी अगर यहां से डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करूं तो कोई भी वीकली एसिडिक ग्रुप होता है वो डायरेक्ट कहां चला जाता है, वो हमारे किडनी की तरफ बहुत ही इजीली ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि अगर कोई अल्काइलेटिक मोइटी है तो वो हमारे किडनी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होता है और वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे काम करेगा और वो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल एक्शन शो करेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। दे कंजर्व पोटेशियम विद माइल्ड नाइट्रियूरेटिक एंड सेल्यूरेटिक इफेक्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का हमने नाम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, स्पाइरेनोलैक्टोन और एप्लिरेनोन। ठीक है, रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, इनका नाम है एमिलोराइड एंड ट्राइएम्पचिरीन। यूजेस सेम है, डायूरेटिक, हाइपरटेंशन, CHF एंड हाइपोकैलीमिया।
ठीक है। क्यों इसको हाइपोकैलिमिया, देखिए कई बार क्या होता है, जब भी हम बहुत सारे लोगों को हम प्रिस्क्राइब करते हैं लूप डायरेटिक्स, तो लूप डायरेटिक्स से क्या होता है, एक्सेस पोटेशियम का लॉस हो जाता है। उस पोटेशियम का लॉस ना हो उसके लिए हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स देते हैं। वैसे आजकल बहुत सारी ऐसी दवा है जहां पे इन दोनों को एक ही में कंबाइन करके दिया जाता है, यानी कि ऐसी टैबलेट्स हैं जहां पे ये दोनों, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो डाइटोर, ठीक है, डाइटोर की बात करें, डाइटोर गोल्ड या डाइटोर एक्सेल है ना, या डाइटोर प्लस, ये सारी कुछ दवाइयां हैं जिसमें जो हमारे लूप डायरेटिक्स फ्रुसेमाइड है उसके साथ में हमारा क्या चलता है, स्पाइरोलैक्टोन चलता है, ठीक है। या फिर इसमें थायजाइड्स भी, कई ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें थायजाइड्स के साथ में पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स को हम यूज करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो 3 बेंजीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 1 2 3, उसके बाद एक 5 मेंबर्ड रिंग आता है और उससे अटैच होता है एक और 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें हमारे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि फर्स्ट मेंबर्ड रिंग और सेकंड मेंबर्ड रिंग 2 बेंजीन का रिंग है, जिनके बीच में कौन है, एक मिथाइल ग्रुप है और फर्स्ट के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, विद डबल बॉन्ड। एंड 3 और 5 के बीच में फिर से एक और मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और इनके बाद 2 ऑक्सीजन को आपको, फिफ्थ के बाद जो सिक्स्थ पे आपका जो 5 मेंबर रिंग है उसमें 2 ऑक्सीजन को आपको याद रखना है। साथ ही साथ सेकेंड पोजीशन पे SCO-CH3, इसको भी आपको नहीं भूलना है, ये भी याद रखना है। तो आई थिंक स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आपको बस बेंजीन और उनसे लगे हुए कुछ पोजीशंस को याद करने हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको फिर से बता देते हैं। Candinone is an active metabolite which antagonizes the aldosterone receptor that may lead to inhibition of sodium channel expression at late DCA। अर्ली DCT की बात होती तो हमारे थायजाइड्स थे, लेट DCT पे हमारे स्पाइरोनोलैक्टोन से प्लेरेनोन्स यानी कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स काम करते हैं, एंड ऑल्सो ऑन द कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रिजल्टिंग इन द इनहिबिशन ऑफ सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। आई थिंक आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्लियर होगा, यूजेज इनके सेम है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग GPAT, फार्मा एंड अदर जॉब रिलेटेड क्वेरीज, स्टे ट्यून्ड टू Pharmalix, योर स्टडी पार्टनर।